कल आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है कि नहीं है? वहां से फार्मूला पढ़ा था, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ए क्या है? एरिया वेक्टर है बेटा, गलत बोल दिए तुम लोग। क्षेत्रफल सदिश है। ए एरिया केवल क्षेत्रफल नहीं है, बल्कि ए है क्षेत्रफल सदिश। और ई क्या है? ई फॉर एलिफेंट। क्या ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई तुम लोग इतने छोटे हो, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है बेसिक से। तो अब एलिफेंट पे ले आया, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकता हूं। बेसिक समझ में आया ना? तो ई है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। कॉस थीटा क्या है बेटा? थीटा बिटवीन किसके किसके बीच का कोण है? ई और ए के बीच का। ई और ए के बीच का जो कोण है वो थीटा है। और ये आपका फ्लक्स का फार्मूला हो गया, केवल छोटा सा फार्मूला। सोच अगर ध्यान से तो तुम्हें ये सब, तूने कॉस थीटा 10th में पढ़ा था। एरिया तुम बचपन से जानते हो, क्लास 6 से पढ़े हो। ई इलेक्ट्रिक फील्ड 12th में आके सीखा आपने। अगर तीनों को मिला दो तो बन गया फ्लक्स का फार्मूला, फाई ई बराबर, फ्लक्स को लिखने का तरीका यही होता है, ई ए कॉस थीटा। जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है, कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। बस इतनी सी बात। आसान है, समझ में आया? इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाना चाहेंगे आप लोग? क्या कहते हैं, लगवा दे? तो सुनिए, एक आध दो न्यूमेरिकल आपके सामने पेश है। सबसे पहला न्यूमेरिकल नंबर 1 जो लगा के फेंक देना, बिना रुके, बिना पेन रुके डायरेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बेटा 100 न्यूटन पर कूलम। एरिया दिया है आपको 5 मीटर स्क्वायर और थीटा दिया है बेटा 60 डिग्री। जल्दी लगाओ, फ्लक्स बताओ। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 250। सॉल्व कर लेना, वोल्ट मीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है सब अपलोड होगा? आइए न्यूमेरिकल 2 जो है, अच्छा जिनको नहीं पता वो देख ले, नहीं तो फिर सब लोग कहेंगे ई ए कॉस 60। ई की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 5, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। आइए न्यूमेरिकल 2 देखा जाए। चलो देखो, ये कोई कैसे बना दें आपके लिए, थोड़ा फंसने वाला। ले देख, फंसा दूं? आसान दे या कठिन? कठिन। वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इतनी डरावनी। और एरिया वेक्टर दिया है, एरिया वेक्टर 5k कैप मीटर स्क्वायर। आपको बताना है फ्लक्स। तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में आप क्या करेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट क्या करेंगे? 5k कैप। अब i का k के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, j का k के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। असमान, अगर अनलाइक डायरेक्शंस का मल्टीप्लाई कराएंगे और डॉट लेंगे तो खत्म हो जाएगा बेटा। लेकिन जब k का k के साथ डॉट लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। और ऐसे केस में 4 पंचे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपका सीधे आंसर आएगा 20 के आंसर, 20 के कैप। अरे के कैप कहां से आंसर आएगा? के कैप 1 हो जाएगा ना, केवल 20 आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ वोल्ट मीटर जो तुम जानते हो। केवल मैंने किसका मल्टीप्लाई कराया है? के का के से, और किसी से मतलब ही नहीं है। ना आई का मल्टीप्लाई कराया, ना जे का मल्टीप्लाई कराया। वेक्टर प्रोडक्ट यही सिखाता है, और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर स्केलर 2 ही प्रोडक्ट है तुम्हारे पास। चलो अगला करो, तो अगला कर लोगे? क्या कहते हो, दिया जाए? चलो करके दिखाओ फिर, तुम्हें बहुत भरोसा है तो। ये देखो, ये कोई आयत है, रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। क्या लगी हुई है?
इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कैसे लगी है वो ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी है? वैद्युत क्षेत्र दिया गया है बेटा 50 के कैप न्यूटन पर कूलाम, इतना वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, समझे? इतना वैद्युत क्षेत्र दिया है, कितना? 50 के कैप न्यूटन पर कूलाम, इतना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। अब आपको बताना है इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है। अच्छा एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड 50 है, 50 के कैप है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 50 के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है 50 के कैप, इसका मतलब है बाहर आ रही है अंदर जा रही है? 50 के कैप, के कैप प्लस होता है, अब प्लस है मतलब जेड बाहर वाला, अगर ये माइनस होता ना तो ये अंदर जा रही होती, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है और सब ऐसे आ रही है। क्या इसको चीरते हुए आ रही होगी? नहीं आ रही होगी, हाँ, क्योंकि ऐसे है, सब बाहर आ रही है। अगर यही आई कैप या जे कैप होता तो आंसर 0 होता। कितना आएगा? देखो इधर, रुक जाओ सब लोग, ध्यान से देखो। क्या आपको एरिया पता है कितना है? ऐसे नहीं है 10। क्या ये एक्स एक्सिस में है और ये मतलब है ये 5i कैप और ये 2j कैप। अब एरिया निकालते हैं पहले। एरिया इक्वल टू क्या होता है? a क्रॉस b। एरिया बराबर हो जाएगा 5i कैप क्रॉस 2j कैप। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। i क्रॉस j k, i क्रॉस j कितना हो जाएगा? सबको पता होगा शायद ये i क्रॉस j k होता है। ये देखो 1 2 3 i j और k, आपको चलना है एक के डायरेक्शन में, आप डायरेक्शन बदल नहीं सकते। i का j से गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा? j का k से गुणा कराओगे तो i, k का i से गुणा कराओगे तो j, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इग्नोर करो क्योंकि 11th में बर्बाद किया आपने आपको। आइए फाई बराबर क्या करोगे बेटा? ई ए ना। अब यहाँ कॉस थीटा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ई और ए डायरेक्ट वेक्टर है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, देखो वही फार्मूला वहाँ भी लगा था। वेक्टर ई कितना है? 50 के कैप डॉट 10 के कैप, के डॉट के 1, तो 50 गुणे 10 500 वोल्ट मीटर आंसर। कई बार ये ध्यान देना होता है कि कैसे लगाएंगे हम लोग, है ना? एक और दें? तैयार हैं? आसान या कठिन? ले ले ले, कठिन ही ले बेटा, मेरा क्या है, कौन सा मैं परेशान होऊंगा। रेडियस है आर, रेडियस कितनी है? आर। लेकिन एक सेकेंड, ऐसे सवाल बताने से पहले मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पे लेकर चलता हूं, फिर इधर लेकर आता हूं, ठीक है? प्रतीक्षा करें ऐसे सवालों की। मिटाता हूं, आइए कॉन्सेप्ट पे लेकर चलते हैं बेटा। एरिया वेक्टर सबको क्लियर है? सबको कंफर्म है? फ्लक्स सबको कंफर्म है? हाँ बेटा, फ्लक्स कंफर्म है, एरिया वेक्टर कंफर्म है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या लंबवत होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये रॉड इस समय सरफेस पर परपेंडिकुलर है? तो क्या इसके लिए ये एरिया वेक्टर डिनोट कर रहा है? इवन मैं खुद इस सरफेस के लिए क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट कर पा रहा हूं? एरिया वेक्टर वो होता है, वो लाइन होती है जो सरफेस के पृष्ठ के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं है? ये बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी में कुछ और 2-3 बातें जो हमें समझने लायक होती हैं। आपने कहा था सर फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर होता है, इसी को आप लोग लिखते हो ई ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? ये पता होगा फार्मूला ये, ठीक है। इसमें एक बात बताई जाती है बेटा कि थीटा के साथ बदलने पर फ्लक्स बदलेगा। अगर थीटा बदला तो फ्लक्स बदलेगा। ई और ए को वैसे ही रखो, बट थीटा बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा या वही रहेगा? बदलेगा बेटा। अब थीटा 0 रखोगे तो 1 है ना, और बहुत सारा ऐसे बताता हूं अभी मैं, रुको। हम लोग बात करते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते कैसे हैं। ये एरिया वेक्टर, ये क्या है बेटा? क्षेत्रफल सदिश है ना, यही तो है एरिया वेक्टर। इसकी दिशा क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है इसकी? पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, परपेंडिकुलर टू सरफेस, लंबवत। लेकिन ये सरफेस कितने टाइप के होते हैं वो जानना जरूरी है। ये पृष्ठ कितने टाइप के होते हैं? सरफेस
क्या प्रकार का होता है बेटा? तो सरफेस आपके सामने रखा जाता है दो प्रकार का, ठीक है। पृष्ठ आपके सामने कितना होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा कोई जानता है? आपके पास दो तरीके के सरफेस होते हैं बेटा, आपकी फिजिक्स में दो सरफेस हैं, एक ओपन मतलब खुला पृष्ठ और एक क्लोज मतलब बंद पृष्ठ। क्या प्रकार के हो गए? दो। अब बात आई ओपन सरफेस कौन होता है? खुला पृष्ठ। तो जितनी भी 2D ज्योमेट्री है, जितनी भी द्विविमीय आकृतियां हैं, वो सब खुले पृष्ठ में होंगी। जैसे कि एक वृत्ताकार चकती, इस बोर्ड का प्लेन 2D है कि नहीं है? अगर आप सामने से देख रहे होंगे इसको, तो आपको केवल इसमें लेंथ नजर आ रही होगी और केवल ब्रेथ नजर आ रहा होगा, लंबाई और केवल दो विमाएं हैं। आप जो पेज पलटते हैं उस पेज में थिकनेस बहुत कम होती है, तो उसमें भी क्या केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है, लेंथ और ब्रेथ ही होता है। इसलिए वो कैसा काउंट किया जाएगा? 2D काउंट किया जाएगा। और उसको कहा जाता है कैसा पृष्ठ? खुला पृष्ठ, ओपन सरफेस कहा जाता है। जितने भी 2D सरफेस हैं दैट विल बी काउंटेड एज ओपन सरफेस, उन्हें केवल खुला पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। 2D सरफेसेस या 2D ऑब्जेक्ट्स। अब आप बता दीजिए, एक आध दो नाम बता दीजिए 2D ऑब्जेक्ट्स का। कोई द्विविमीय आकृतियों का नाम बता दीजिए। हैं? क्या एक रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, एक आयत हो जाएगा। स्क्वायर वर्ग भी हो जाएगा बेटा, है कि नहीं? एक डिस्क हो जाएगी, डिस्क। हाँ, डिस्क। अरे जो CD कॉम्पैक्ट डिस्क आती नहीं है, DVD प्लेयर, वो भी तो 2D ही है। थिकनेस अगर निगलेक्ट कर दो तो वो भी 2D ही है। प्लेन कागज, पेपर बताओ, पेपर 2D ही तो है ना। पेपर की तैयारी ही कर रहे हो तो वो 2D ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। एक एक पन्ना जब पलटते हो तो वो 2D, थिकनेस को इग्नोर करा जा रहा है यहां पर। अब बात करते हैं इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे ली जाएगी। तो कैसे ली जाएगी पता है सबको? सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मेरे पास ये एक पेज है, ये एक पेज है, तो इसमें एरिया वेक्टर आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं और इधर से भी काउंट कर सकते हैं। यानी एरिया वेक्टर चाहे तो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर सकता है और चाहे तो राइट साइड। इन ओपन सरफेस ओनली, केवल और केवल कौन से पृष्ठों में? खुले पृष्ठ में 2D ऑब्जेक्ट्स में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो इधर भी एग्जिस्ट कर सकती है और इधर भी एग्जिस्ट कर सकती है। बात समझ में आई ना? लेकिन हमेशा कैसे रहेगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। एक बात याद रखना है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, किधर भी हो सकती है, दोनों तरफ हो। दोनों तरफ बनाओगे? एक सवाल में दोनों तरफ बनाओगे या एक ही तरफ बनाओगे? एक सवाल में एक ही तरफ बना, दोनों तरफ सकते हो सकता है ये वाला इधर को मान के चला सवाल लगाए, ये वाला उधर मान के सवाल लगाए, अलग अलग हो सकता है। बात समझ ना? तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसे हो सकती है बेटा? किधर हो सकती है? आइदर लेफ्ट और राइट, या तो बाएं तरफ हो सकती है या तो दाएं तरफ हो सकती है, यानी अंदर बाहर किधर भी हो सकती है। ऐसा कहिए, इनसाइड और आउटसाइड, आप जैसे मानिए। इस समय क्या ये बोर्ड 2D है या 1D है, 3D है? 2D है ना, तो आप बाहर भी डायरेक्शन बना सकते हो और अंदर की तरफ भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो। लेफ्ट और राइट का मतलब इनसाइड और आउटसाइड भी लिख सकते हो, अंदर या बाहर किधर भी हो सकता है। आप बताइए क्लोज सरफेस में आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? क्या आपके दिमाग में एक घन आया? घन, क्यूब? क्यूब आया नहीं आया बेटा? घनाभ आया, जिसे आप क्यूबॉइड कहते हो, है कि नहीं है? और क्या हो सकता है बेटा आपके पास? क्या स्फेयर, गोला हो सकता है? कौन, शंकु? बताइए कौन हो सकता है? सिलेंडर। तुम्हारे फिजिक्स में सिलेंडर ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूं। सिलेंडर और गोला बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यूब और इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख दिया, घन, गोला यानी स्फेयर, और कोन छोड़ दे। और क्या है आपके पास? सिलेंडर यानी बेलन। ये सब कैसे काउंट किए जाएंगे? 3D काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इनमें एरिया के साथ साथ हाइट भी होती है कि नहीं होती है? घर में एक बॉक्स रखा होगा, बक्सा है ना, संदूक रखा होगा जिसमें कपड़ा वगैरह रखा जाता है, वो 1D है, 2D है, 3D है? घनाभ के जैसा है, क्यूबॉइड के जैसा। और वो केवल एरिया में नहीं है, बल्कि क्या कुछ ना कुछ हाइट में भी होता है। तो एरिया के साथ हाइट मतलब जिसका वॉल्यूम निकलता हो। 2D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं आता, लेकिन इसका आयतन होता है।
तो अब इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चारों तरफ, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? जैसे मैं बनाऊं, ये देखो, ये क्या है? घन घनाभ, क्यूब क्यूबॉइड, घनाभ दिख रहा है सबको? क्यूब है बेटा, सारी साइड सेम है, सेम है ना, सारी साइड सेम है। तो इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो सकती है? तो चारों तरफ जितनी भुजाएं हैं, जितने फेस हैं, जितने फलक हैं, जितने सरफेस है, उतनी डायरेक्शन, वहां पर उतनी डायरेक्शन बना सकते हो। लेकिन सवाल है किधर लें? अंदर बाहर दोनों हो सकती है, या केवल अंदर हो सकती है, या केवल बाहर। तो आप सरफेस के, अगर सरफेस क्लोज है, मेरा सवाल समझिए, दरवाजा बंद है, तो आप अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? हाँ, अगर दरवाजा बंद है, आप अगर दरवाजा बंद है तो अंदर तो तभी इजाजत हो सकती है ना जब दरवाजा, तो अगर चारों तरफ से बंद है तो आप अंदर, तो क्या आप बाहर ही रह जाएंगे? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए क्लोज सरफेस में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रहिए, बाहर ही रहिए, बाहर ही रहिए। और ये बाहर और ये अंदर, मतलब पीछे वाले सरफेस पे अंदर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? इस समय ये रफ अगर मैं उठाऊं, ये 1D 2D 3D आपको क्या दिख रहा है? क्या इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिख रहा है? अरे भाई ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, और क्या ये हाइट हो जाएगी? इस समय तीनों है। तो यहां एरिया वेक्टर ऐसे अंदर नहीं हो सकती। अंदर हो सकती है क्या? डायरेक्शन के लिए समझ, ये जो इसकी नोक है ना, नोक, इसकी निब है, इसी को मानिए डायरेक्शन बता रहा है। क्या सही है? एकदम सही है, सही है। देखो आगे पॉइंट, ये सही है, ये और ये, ध्यान से देखो, ये वाला ये सही है, क्योंकि क्या एरिया वेक्टर अंदर दिखा रहा है। तो एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस में आप अंदर जा, फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, लेकिन एरिया वेक्टर अंदर नहीं जाएगा। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा, ये तो शर्त तय है, पहले से पता है, ऊपर लिखा है। लेकिन हमेशा कहां होगा? आउटसाइड। हमेशा किधर होगा? आउटसाइड, सदैव बाहर, ऑलवेज आउटसाइड। बहुत बड़ी बात जिससे न्यूमेरिकल लगेगा, उतार। तो सरफेस के बारे में ये जानकारी आपको 100% क्लियर होनी चाहिए कि क्लोज सरफेस में कहीं भी नहीं हो सकती है, बल्कि सदैव और सदैव। लेकिन एक चीज हमेशा तय है, परपेंडिकुलर तो होगी। और इसमें अंदर बाहर कहीं भी दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल में केवल एक ही डायरेक्शन लेना, जो तो एक सवाल में एक सरफेस पे बैठ के अंदर ले लो, दूसरे सरफेस पे बैठ के बाहर ले लो। एक सवाल में केवल एक ही शर्त यह है, ध्यान ये रखना है, अगर आपने एक बार सवाल लगाते वक्त एक बार लेफ्ट डायरेक्शन या इनवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो पूरे सवाल तक वही डायरेक्शन बना के रखना। नहीं तो बार बार को अंदर बाहर कहीं भी ले सकते हैं, तो तुम्हारा सवाल बार बार गलत ही आएगा। ये हो गया सरफेस के बारे में बेटा, कि सरफेस कितने टाइप के होते हैं और इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे कैसे करी जा सकती है। अब बात आती है अगला टॉपिक का नाम टाइप्स ऑफ फ्लक्स। कई प्रकार का फ्लक्स होता है, किसी को पता है? फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? फ्लक्स, हाँ, फ्लक्स 3 होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। फ्लक्स कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। पता है सबको ये? तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के प्रकार। फ्लक्स के प्रकार ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स वाकई में क्या प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं बेटा, आप लोग बताइए कितने कौन कौन से बताए हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, 3 होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव फ्लक्स की। क्या चीज? पॉजिटिव फ्लक्स की। और हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे केवल और केवल क्लोज पॉजिटिव। आओ देखते हैं। फार्मूला सबको याद है? फार्मूला सबको याद है? किसी को फार्मूला बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ई ए कॉस थीटा। तो बात करते हैं पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा? अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर कितना डिग्री हो? या फिर 30 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू बताओ सब लोग। आइए कुछ हम बात कर लेते हैं बेटा, सुनिए देखा ध्यान से। कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू 1/2 पता होगा आपको, और 45 की वैल्यू 1/√2, और इसके अलावा 60 की वैल्यू 1/2, 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0,
वो साइन का थोड़ी है, कॉस है। साइन 60 और कॉस 30 एक के चलता है, कॉस 90 जी। अरे तुम ग्राफ याद करो, ये है ना, कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है ना ऊपर से, साइन का 0 से चलता है, कॉस का ऊपर से चलता है। कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 0, और कॉस 270 की वैल्यू, हाँ ये 270 है, 180 है, 90 90 180, कॉस 180 की वैल्यू, हाँ अच्छा कॉस 120 की वैल्यू बता दो कोई। कॉस 90 + 30 - 30 -1/2, कॉस 180 की वैल्यू -1। ये समझ में आने वाली बात यह है कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, देखो 90 पर तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई है 0, लेकिन अगर थीटा 90 से छोटा है तो क्या सारी की सारी वैल्यू प्लस में है कि नहीं है? सारी की सारी वैल्यू किस में है? तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा, जब भी थीटा 0 डिग्री होगा, तो थीटा 0 डिग्री होने का मतलब समझ रहे हो, ई और ए में कितना एंगल, ई और ए में कितना एंगल, 0 एंगल ना। यानी अगर मान लो ये मेरा कोई सरफेस है बेटा, ये मेरा कोई सरफेस है, तो फील्ड लाइंस अगर ऐसे बाहर जा रही हैं तो एरिया वेक्टर भी क्या बाहर जाए या अंदर जाए? क्या एरिया वेक्टर भी अगर बाहर ही होगा, अगर ई और ए सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो थीटा 0 डिग्री होगा, और तभी थीटा 0 डिग्री होगा, तभी तो जाके cos 0 की वैल्यू क्या आने वाली है 1। तो अगर थीटा कितना डिग्री है 0 डिग्री, और 0 डिग्री छोड़ दे बेटा, अगर थीटा <90 डिग्री है, अगर थीटा लेस देन, तो क्या सब प्लस प्लस है? तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी क्या वो प्लस ही होगी? तो फ्लक्स आप क्या कह सकते हैं, तब फ्लक्स का आपका क्या कहलाया जाएगा बेटा, पॉजिटिव फ्लक्स के नाम से जाना जाएगा, उसे धनात्मक फ्लक्स कहेंगे। अभी और जानोगे इसके बारे में। और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। दूसरा क्या है आपका, 90 से ज्यादा हो या 90 से कम हो वैल्यू, 90 से, देख 120 180 का 90 से ज्यादा है। अगर दूसरा 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 टाइप पढ़ाने चल रहे हैं हम लोग, दूसरा टाइप है कौन सा फ्लक्स है, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स कब कहा जाएगा, अगर थीटा कितना डिग्री हो 90 से ज्यादा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। 0 कब आएगा कोई बता सकता है, 0 कब आएगा कोई बता सकता है क्या? बताइए, जब थीटा कितना डिग्री हो 0 फ्लक्स। जब कोई फ्लक्स ना गुजरे तो थीटा का डिग्री 90 डिग्री, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, cos 90 0 हो जाएगा, और आपका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये 3 केस हमें याद होने चाहिए कि कब कब फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब 0 होगा। अच्छा आप ध्यान से सोचिए, ये एंगल किसके किसके बीच का है बताओ कोई, हाँ ये एंगल किसके किसके बीच का है, ई और ए के बीच का। यानी अगर ई और ए के बीच का एंगल 90 से कम रहेगा तब तो ठीक है, प्लस में बोलेंगे, लेकिन 90 से ज़्यादा होने पर हमारा फ्लक्स पॉजिटिव कहा जाएगा, और 90 के इक्वल हमारा फ्लक्स 0 कहा जाएगा। यानी इसका मतलब ये वाला समझ ना आ रहा होगा सबको, शायद वो दोनों मान लो याद कर लिया, बट अगर थीटा 90 डिग्री होता है, सोच ध्यान से, अगर थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब कौन किसके किसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ई और ए के बीच में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में तो ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजरनी चाहिए, ज़्यादा फ्लक्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सोचो 90 डिग्री, सोचो 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। याद करो परपेंडिकुलर था तो क्या ज़्यादा टॉर्क लगता था, सबसे ज़्यादा बलाघूर कब लगता था, जब 90 डिग्री था। लेकिन यहाँ तो 90 डिग्री पर तो कुछ नहीं मिल रहा है, ये कैसा चीज़ है, क्योंकि वो साइन थीटा की बात थी और ये कॉस थीटा की बात है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि ये क्या बात है जो हमें ये बता दी गई और समझ नहीं पाए हैं अभी तक। देखो सब लोग ध्यान से समझो, सुनिएगा ध्यान से, देखिए डायग्राम देखो बस, अभी सब समझ में आएगा जाएगा। जितनी बातें बताई गई ना अभी सब एक ही बार में दिमाग में बैठना शुरू कर देगी। कैसा सरफेस है, 1D 2D या 3D? 3D है क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। आप इस सरफेस की बात करिए, केवल इस सरफेस की। इस सरफेस पे एरिया वेक्टर बाहर होगा कि अंदर होगा? बाहर होगा, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया,
और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ कोई लगाई है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सब एंटर करेंगे और यहाँ से बाहर भी निकलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ से आ रही है? इस समय ई और ए में एंगल कितना है? ई और ए में एंगल, ई और ए में एंगल 0। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रही है? और एरिया वेक्टर तो बाहर है ही। जब दोनों 0 मतलब दोनों सामने ही है तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 0। तो ऐसे में आपका थीटा 0 डिग्री है, और थीटा 0 डिग्री होने जैसे आपका cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और आपका प्लस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है, अच्छा आप बताइए यहाँ पर फील्ड लाइंस अंदर आ रही है या बाहर जा रही है? यहाँ पर सारी फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है, यानी फ्लक्स एंटर नहीं कर रहा है, फ्लक्स जो फ्लक्स है वो एग्जिट कर रहा है। देख लो, फ्लक्स क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। और अगर फ्लक्स एग्जिट कर रहा है तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ, यानी फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिटिंग फ्लक्स। अगर निर्गत फ्लक्स जो होगा, कैसा फ्लक्स? निर्गत फ्लक्स, है ना। एग्जिटिंग फ्लक्स जो होता है वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। अगर कोई एग्जिट करेगा तो, बाहर निकलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको मिलेगा। आप बाहर से ही देख के ऑब्जर्व करेंगे, और कोई फ्लक्स बाहर आया, एग्जिट कर रहा है, आप बाहर ही हैं, कोई बाहर आया दिखा तो वो आपको मिला, तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स। और यहां से देख लो पॉजिटिव फ्लक्स, फील्ड लाइंस बाहर आ रही है ना। अब बात आती है नेगेटिव फ्लक्स का, कि नेगेटिव फ्लक्स किसे कहा जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप इस वाले सरफेस पर आओ, इस वाले सरफेस पे, यहां एरिया वेक्टर किधर है? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। यहां एरिया वेक्टर किधर है? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। क्या एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में है? क्यों लेफ्ट साइड में है? क्या क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर होता है, और सरफेस के परपेंडिकुलर? ये थोड़ी परपेंडिकुलर काउंट होता, यही है ना परपेंडिकुलर। और फील्ड लाइन कहां जा रही है? क्या अंदर? अब बताओ, फ्लक्स एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है? यहां फील्ड लाइंस एंटर कर, प्रवेश कर रही है ना, इनपुट है, अंदर जा रही है। और ऐसे केस में अब आपका थीटा क्या डिग्री है? थीटा क्या डिग्री है? क्या फील्ड लाइंस इधर हैं और क्या एरिया वेक्टर इधर है? इधर है ना, पीछे जा रहा है, तो क्या दोनों के बीच में 180 डिग्री है, और 180 डिग्री वैल्यू, तो इसका मतलब है नेगेटिव फ्लक्स एक और तरीके से कहा जा सकता है एंटरिंग फ्लक्स। कैसा फ्लक्स? एंटर करने वाला, एंटरिंग फ्लक्स। निवेशित फ्लक्स जो होता है वो भी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो भी फ्लक्स नेगेटिव होगा। अब ना ऐसे ना ऐसे। अब ध्यान से देखो, क्या फील्ड लाइंस ऐसे जा रही नहीं जा रही है? ध्यान से देख, सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। इस पर एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर या नीचे? यहाँ एरिया वेक्टर, यहाँ एरिया वेक्टर क्या ऊपर है? तो ये तो हो गई फील्ड लाइंस, और ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। अरे नीचे वाले क्या फील्ड लाइन सब ऐसे ऐसे जा रही है? एरिया वेक्टर क्या ऐसे होगा? है कि नहीं है? ये होगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ऐसे केस में ई और ए में कितना डिग्री है? तो आप खुद ही सोचो, इस ऊपर वाले सरफेस को सारी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं, इस ऊपर वाले सरफेस को कोई काटेंगे कि नहीं काटेंगे? ऊपर वाले सरफेस को कोई काटेंगे कि नहीं काटेंगे? सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये देखो, ऊपर वाले सरफेस को, ऊपर वाले सरफेस को क्या क्या इसको काट रही है? सामने वाले को यहां से एंटर कर रही हैं तो नेगेटिव, और यहां से एग्जिट करेंगी तो, लेकिन इसको कट, तो इसके लिए फ्लक्स कितना है? अरे इसको तो कट तब करेंगे ना जब ऐसे जा रही होती बेटा। क्या है इसमें सोचना है वाली कौन सी बात है? फ्लक्स का मतलब लाइन काटे, पृष्ठ को, सरफेस को लाइन काटे। यहां पर कोई फील्ड लाइंस सरफेस को काट नहीं रही है। समझने वाली बात है, इतना बेसिक सा चीज। फ्लक्स का मतलब लाइन काटे। देखो लाइन इसको काट रही है, इसको नहीं, टच करके जा रही है, ऐसे चली जा रही है, काट नहीं रही है। बस सीधी सी, इतना छोटा सा टॉपिक है। अच्छा इसको काट रही है क्या? इसको काट रही है, इसको, इस वाले को, हाँ इस वाले को काट रही है, इस वाले को कहाँ काट रही है? ऐसे जा रही है क्या? ऐसे जा रही है क्या? कहाँ काट रही है? कहाँ दिमाग है आप लोग? काहे नहीं समझ पा रहे हो बेटा इस चीज को? इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि फील्ड लाइंस काटेंगी तो फ्लक्स काउंट होगा, नहीं काटेंगी तो नहीं काउंट होगा। काट केवल इसको रही है और इसको रही है, ऐसे जा रही है ना, ऐसे। कहाँ काटते हुए जा रहे? टच करने का मतलब काटना नहीं होता, समझ रहे हो? ये काट नहीं रही है। यहाँ एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऐसे, ऐसे तो का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत और बाहर। और फील्ड कहाँ है? ऐसे। तो दोनों में कितना डिग्री एंगल है? 90। cos 90 वैल्यू 0।
समझ में आई बात? तो ये चीज आपको समझने वाली बात है कि तीसरा आपका फ्लक्स जीरो कब होता है बेटा? यहां पर निर्गत फ्लक्स और यहां पर निवेशी फ्लक्स, और यहां पर जब लाइन सरफेस को काटे ना, टच करते हुए जाए, टचिंग फ्लक्स। फिलहाल ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा टचिंग फ्लक्स, मैं तो लिख देता हूं फालतू में। टच करने वाला जो पैरेलल जाए, मतलब इसमें क्या होता जानते हो? अगर फील्ड लाइंस सरफेस के समांतर जाएं, पैरेलल जाएं, इसका मतलब ये होता है अगर फील्ड लाइन सरफेस के कैसे जाए? पैरेलल जाए। तुम्हारी रफ ये सरफेस ऐसे है और फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही, देखो पैरेलल टू सरफेस, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये क्या कहलाता है? पैरेलल। ऐसे जाने में काटना कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ऐसे जाने में काटना नहीं कहा जाएगा। क्या ऐसे जाने में काटना कहा जाएगा? काट रही है, लेकिन ऐसे जाने में काटना नहीं कहा जाएगा। पैरेलल जा रहा है, टच करते हुए जा रही है, इसलिए टचिंग फ्लक्स है और वो क्या होगा? जीरो होगा। फील्ड लाइंस जब क्षेत्र रेखाएं सरफेस के समांतर जाए तब थीटा का डिग्री होता है 90 डिग्री बेटा। कहा जीरो? ये फील्ड लाइंस जा रही है और ये तुम्हारा एरिया वेक्टर देख लो तुम्हारे सामने है, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और ये तुम्हारा क्या चीज हो गया? एरिया वेक्टर। सोचो तो केवल दो कौड़ी का कॉन्सेप्ट, और अगर तुम इसको बहुत बड़ा हुआ मानो कि डर है, ये भौकाल है, तो फिर डरे बैठे हो। तारिए चलिए फ्लक्स का फार्मूला फिर से रिवाइज करते हैं। ई ए याद हो गया सबको? क्या प्रकार का होता है? 3। अगर एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, एंटर प्रवेश करेगा तो एग्जिट करेगा, बाहर आएगा तो पॉजिटिव। बात समझ नहीं आई? अगर भाई समझे, फ्लक्स का मतलब ऐसे समझो कि जैसे एटीएम का कैश, एटीएम के पास गए तो वो 3D ऑब्जेक्ट है, बटन दबाया, पिन लगाया, पैसा बाहर आया तो पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारी जेब भर रही है बेटा। एग्जिट कर रहा है ना अगर उसमें से कैश, तो उसे पॉजिटिव मानते हो तुम। और तुम्हें अगर देना पड़ जाए, जमा करना पड़ जाए एंटर, तो वो तुम कहते गलत हुआ, जमा नहीं करना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो एग्जिट करता है तो पॉजिटिव, और एंटर करता है तो, और ऐसे चलता रहे, कुछ करो ही ना तो जीरो। पैरेलल जिसे कहते हो, टच करने वाला। तो फ्लक्स का फार्मूला ये cos थीटा, लेकिन ये तब बताया जा सकता है जब एरिया, ये कब लगेगा? ये फार्मूला कब लग सकता है बेटा? कब वैलिड है? जब ऑब्जेक्ट जो भी है ना, वस्तुएं सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब सममिति हो। अरे जिसका एरिया, जिसका आसानी से पता हो, जिसका एरिया क्या हो? आसानी से। क्या आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है? स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर। रेक्टेंगल का L इंटू बी। वृत्त का पाई आर। चलो इसी बात पे एक सवाल कर दो। ये कोई रिंग है, रिंग, वृत्त है, वृत्त, डिस्क मान ले, जो भी मान ले, ऐसे है, जिसकी रेडियस कितनी है? r, और ये फील्ड लाइन जा रही है 30 डिग्री पर। क्या डिग्री पर? 30 डिग्री पर। एरिया इसका क्या हो जाएगा वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। और फील्ड लाइन जा रही है बेटा ई। फील्ड लाइन क्या जा रही है? बता दो फ्लक्स, जल्दी बताओ फ्लक्स। जल्दी करो। आसान है या कठिन है ये? क्या एरिया पता है सबको? पाई आर स्क्वायर। क्या एंगल पता है? थीटा पता है। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? ई। इस बार वैल्यू रखना नहीं है, केवल गुणा करा के आंसर दे देना है। सब लोग बोलो। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई कितना है? ई ए कितना है? पाई आर कॉस थीटा। बोलो 30। तो ई पाई आर स्क्वायर ई कॉस 30 वैल्यू √3/2 आया किसी का? हाँ आया ना? आसान था। और ये गलत है। हाँ बता रहा हूं ना, कहीं जान जा रही? सुनो सब लोग ध्यान से। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? ई और
क्या ये रिंग ऐसे है? क्या ये रिंग ऐसे है? तो क्या एरिया वेक्टर ऊपर है, यानी ये है एरिया वेक्टर। तो क्या ये पूरा 90, तो क्या ये बचा हुआ 60? और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है? तो ई और ए में एंगल कितना है, 30 या 60? तुमने देखा ही नहीं है। cos 60 की वैल्यू 1/2 पाई आर स्क्वायर ई बाई 2। उल्लू बनाए, बड़ा मजा आया। एक और ऐसा ही सेम फंसा दूं। चाहते हो ऐसा ही सेम, चाहते हो कि नहीं चाहते? ले, आपकी नहीं फंसोगे मुझे पता है। ये जा रही फील्ड लाइंस, अरे कई सारी जा रही है, तू एक ही मान ले, घबरा मत। 30 नहीं, इस बार 60 डिग्री देता हूं। सब लोग बताओ, जल्दी करो जल्दी करो। अब तुम लोग सीख गए हो, अब तुम लोग सावधान हो चुके हो, क्योंकि यहां झटका खा चुके हो एक बार। जल्दी करो, आंसर कितना आ रहा है? √3/2 पाई आर। और ये गलत है। क्या इस बार रिंग, क्या इस वाले केस में रिंग ऐसे रखी थी और क्या इस वाले में ऐसे रखी है? क्या फील्ड लाइंस टच करते हुए जा रही हैं? काट 0। क्या एरिया वेक्टर बाहर है कि नहीं है? देख लें, क्या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है? तो क्या एरिया वेक्टर बाहर है? और क्या फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं? तो फील्ड लाइंस तो ऐसे, एरिया वेक्टर कहां है? बाहर। तो ई और ए में एंगल 90, 0। फिर से उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसे ऐसे सवाल रखे रहता हूं मैं कि तुम्हें बेवकूफ बना दूं। उतार लेना, उतारना चाहना तो मैं मिटा रहा हूं फिलहाल ये सब। आए थे फिजिक्स पढ़ने, दिमाग घूम गया। चले बेटा, ये समझ में आए बात? हम ये फार्मूला कब लगा सकते हैं? जब एरिया आसानी से, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, जिसका एरिया आसानी से बता सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला। लेकिन बहुत ही एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हो, तो आड़े टेढ़े शेप के हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसा कोई सरफेस हो, इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना हो, तो इसका एरिया बता सकता है कोई आसानी से? इसका एरिया बताना आसान है। और इसका एरिया बताना, इसका एरिया बताना क्यों? क्योंकि इसका हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आयत है, रेक्टेंगल है। लेकिन इसका एरिया बताया नहीं जा सकता। तो जब एरिया आसानी से ना बताया जा सके, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में ये फार्मूला। लेकिन जब एसिमेट्रिकल हो बेटा, असममित हो, है ना, असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, असममित वस्तुओं के लिए यह फार्मूला वैलिड नहीं करता। बल्कि हम क्या करते हैं, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद फिर इनको, क्योंकि फ्लक्स कैसी राशि है, सदिश या अदिश? स्केलर है ना, तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पर, यहां पर इसको बहुत छोटे से टुकड़े में तोड़ा, बहुत छोटे से टुकड़े में तोड़ा, और वो इतना छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, इतना छोटा सा एरिया लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा। ये मानते हैं कि उसमें से एक फील्ड लाइन जा रही हो, समझे? हालांकि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सबकी अलग अलग होगी। एरिया वेक्टर, यहां एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे तो होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एरिया ए होगा या डी ए होगा? ए होगा या डी ए होगा? डी ए होगा बेटा, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया आपने लिया है कि नहीं है? बहुत छोटा सा एरिया आपने लिया है। और ऐसे केस में ये डी ए, मान ले पहली जगह पर काटा है तो DA1, और यहां पर फील्ड लाइंस जो भी होंगी, मान लो यहां पर कोई चार्ज वगैरह खूब रखा होगा, तो फील्ड लाइंस सब तरफ निकल रही होंगी, तो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ये हो जाएगा आपका E1, ये ब्रैकेट में थीटा, जो भी एंगल वगैरह है, कुछ भी है। तो क्या हो गया, E1 है, फील्ड लाइंस E1 है, और क्षेत्रफल कितना है, एरिया वेक्टर है DA, ये हो गया। इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर हो सकता है फील्ड लाइंस ऐसे हो E2, और क्या DA ऐसे हो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे इस वाले जगह पर काट, इस वाली जगह पर, है ना, तो एरिया वेक्टर DA3, और फील्ड लाइंस कैसे भी बना लो, जैसी मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, DA3। सोचो अगर मैंने ये बहुत छोटा सा फ्लक्स निकाला, बहुत छोटा सा, ऐसे ही ये बहुत छोटा सा निकाला, ऐसे बहुत, ऐसे सारा छोटा छोटा करके निकालते चले,
और एक समय बाद जब सब तोड़ लिया और इकट्ठा जोड़ ले तो क्या पूरे से मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना पूरे से। तो हम क्या करते हैं बेटा, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके इकट्ठा जोड़ लेते हैं। यानी कैसे बताया जाएगा? जो नेट फ्लक्स बताया जाएगा वो कैसे बताया जाएगा? डायरेक्ट φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन, ऐसे जोड़ते चले जाओ सब। ये बात समझ में आई क्या? ये हो गया, मतलब φ1 कितना है बेटा? अरे बोलो सब लोग, क्या हो गया? E1 dA1, क्लियर है ना? और बीच में एंगल कितना है? थीटा। मैं ऐसे लिखता हूं E1, अरे लिख लो चाहे E1 डॉट dA1 प्लस E2 डॉट dA2, सही है? ऐसे करते जाओगे। कहने का मतलब जो भी नेट फ्लक्स आएगा E1 dA1 E2 dA2, ऐसे तो है कि नहीं है? इसको सबको जोड़ना है। और जोड़ने में कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके साथ वो चलती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 जोड़ जोड़ के क्या हो जाएगी? E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E। उसके साथ dA1 dA2 dA3 सारा एरिया जोड़ करके क्या पूरा dA हो जाएगा? लेकिन आपने dA छोटा सा एरिया है कि इस समय जब सारा एरिया जोड़ोगे तो केवल dA आना चाहिए या पूरा एरिया आना चाहिए? तो आपने भले यहां dA लिख दिया, बात समझो ध्यान से, आपने छोटा छोटा एरिया करके जोड़ा और आपने अभी भी क्या कैसा एरिया लिखा? छोटा एरिया या पूरा एरिया लिखा है? आपकी मर्जी क्या है, ये पूरा एरिया ना। लेकिन ये डी लिखने का मतलब छोटा एरिया होता है बड़ा एरिया, इसलिए पूरा एरिया लिखने के लिए हम लोग आगे लगाते हैं इंटीग्रेशन, तोड़ने के लिए डिफरेंशिएशन और जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन। तो ये अवकलन से तोड़ा और समाकलन से जोड़ा। और कैसा इंटीग्रेशन लिया जाता है बेटा? यहां पर तो सरफेस इंटीग्रल लिया जाता है, एरियल इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन। ये कर दिया और ये आपका आ गया नेट फ्लक्स E डॉट dA। या फिर आप इसी को क्या याद रख सकते हैं बेटा? सुनना ध्यान से, छोटा छोटा फ्लक्स बड़ा फ्लक्स, φ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया E dA cos थीटा। ये मेन फार्मूला है किसी भी असिमेट्रिकल के ऑब्जेक्ट्स के लिए। करना कुछ नहीं है, वो जो करते आए थे वही है। छोटा से फ्लक्स की बात करोगे तुम लोग, बहुत छोटे से बात करोगे, d φ E बराबर तो E dA cos थीटा होगा केवल। अगर छोटे से बात करोगे तो केवल क्या होगा? E dA cos थीटा। करना कुछ नहीं है, ये फार्मूला नोट कर लो असममित वस्तुओं के लिए जिनका क्षेत्रफल आसानी से पता ना हो। फिलहाल ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल में, बट ये केवल सिमेट्रिकल में ही लगेगा, सममित में ही लगेगा। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे पढ़ाया जाएगा गॉस लॉ, उसमें ये दौड़ करके आपकी मदद करने आएगा कि भाई मुझे पढ़ ले। मैं फार्मूला ही रे, एक सेकंड, एक AI लैंग्वेज चल रही है इस समय, सुना है तुम लोगों ने कि मैं मोबाइल हूं रे, मुझे ज्यादा पास से मत देख, आंखें खराब जाएगी। मैं किताब हूं रे, मुझे पढ़ ले, बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा। मैं फार्मूला हूं रे, मुझे रट ले, तेरा न्यूमेरिकल लग जाएगा, रट ले। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहे, रिवीजन करते रहे। धन्यवाद।